दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, भारत की बढ़ती ताकत और उसकी मजबूत कूटनीति की। इंटरनेशनल मीडिया में इन दिनों दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ हमारे ढाकड़ विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरी तरफ तुर्की का यूएन में बैठा प्रतिनिधि। अब बात शुरू हुई कैसे? संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी तुर्की के प्रतिनिधि ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे हॉल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अभी वीटो पावर मिलने लायक नहीं है और उसे परमानेंट मेंबर बनाना बहुत जल्दबाजी होगी। इस बयान के बाद पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी लोगों की निगाहें तुरंत जयशंकर जी की ओर घूम गईं। सबके मन में सवाल था, अब क्या होगा? क्या भारत कूटनीतिक तरीके से नरम जवाब देगा या फिर कोई बड़ा धमाका होने वाला है? और फिर वो पल आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एस जयशंकर धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। उनकी नजरें सीधे तुर्की के प्रतिनिधि पर टिकी हुई थी। आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और शब्दों में धार थी। जो जवाब उन्होंने दिया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो भारत की ताकत का ऐलान था। उनके बोलने के बाद तुर्की का प्रतिनिधि तो कटघरे में खड़ा हो गया, लेकिन पूरा यूएन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस समय ऐसा लगा जैसे भारत ने सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक नए वैश्विक दौर की शुरुआत कर दी हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर हाल ही में जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया कि भारत की कूटनीतिक ताकत, उसकी विदेश नीति की समझदारी और दुनिया में उसकी बढ़ती साख अब किसी से छिपी नहीं है। अब मुद्दा क्या था? दरअसल जब तुर्की के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने भारत की स्थायी सदस्यता की मांग और वीटो पावर के अधिकार पर सवालिया निशान लगाया, तो यह सिर्फ भारत की इज्जत पर हमला नहीं था। उनका कहना था कि भारत अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि उसे सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का अधिकार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाना जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगा। यह सुनते ही पूरे यूएन हॉल का माहौल गंभीर हो गया। यह बयान सिर्फ भारत की प्रतिष्ठा पर चोट नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई भू राजनीतिक और रणनीतिक मंशाएं भी छिपी हुई थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की का यह रवैया पश्चिम एशिया की राजनीति, नाटो में उसकी भूमिका और खासकर पाकिस्तान के साथ उसके पुराने रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कैसे तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की और कैसे जयशंकर जी ने एक शानदार पलटवार करके भारत की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए और अपना तीखा, तार्किक और तथ्यों से भरपूर जवाब देना शुरू किया, पूरे यूएन हॉल में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। उनके जवाब के बाद तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। जयशंकर साहब ने पहले बहुत शांत आवाज में लेकिन बेहद असरदार अंदाज में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह वो देश है जिसने आजादी के बाद न सिर्फ अपनी जनता को विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गारंटी दी है, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता में लगातार अपना योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 21वीं सदी में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाए रखना है, तो उसमें उन देशों को शामिल करना होगा जिनका वास्तविक वैश्विक प्रभाव है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया कि भारत सिर्फ वीटो पावर की मांग नहीं कर रहा है। भारत जो मांग रहा है वो है वैश्विक व्यवस्था में उचित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व की। उनके इन शब्दों ने उस बहस को एक नई दिशा दे दी जो पिछले कई दशकों से चल रही है, यानी संयुक्त राष्ट्र की पुरानी संरचना में सुधार और नए सक्षम देशों को स्थायी सदस्यता देने की। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक यह भी है कि भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है और आज की तारीख में भारत न सिर्फ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि सैन्य क्षमता, तकनीकी विकास और मानवीय सहायता के मामले में भी उसका योगदान बेमिसाल है। भारत ने शांति सेना यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा जवान भेजे हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नीतियां आज वैश्विक नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। ऐसे में जब तुर्की जैसा देश भारत की योग्यता पर सवाल उठाता है, तो यह सिर्फ भारत का अपमान नहीं है, यह उन अरबों लोगों का। जयशंकर साहब का जवाब इसलिए भी ऐतिहासिक और यादगार था क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुर्की के प्रतिनिधि को ही नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों को आईना दिखाया जो आज भी संयुक्त राष्ट्र को उसके पुराने और पिछड़े स्वरूप में जकड़े रखना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के समय की दुनिया नहीं रह गई है। 1945 की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब शक्ति का संतुलन सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीप भी वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा
कि अगर संयुक्त राष्ट्र सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के विशेषाधिकार क्लब बनकर रह जाएगा तो उसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बेहद रोचक पहलू यह था कि जैसे ही जयशंकर जी ने अपनी बात खत्म की, पूरे यूएन हॉल में तालियों की तेज आवाज गूंज उठी। ये सिर्फ भारत की कूटनीतिक जीत का संकेत नहीं था, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भारत की बढ़ती हुई भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और उसका समर्थन भी करता है। तुर्की के प्रतिनिधि का चेहरा देखने लायक था। वो बिल्कुल सहम गए थे और निरुत्तर दिख रहे थे। वहीं भारत के पक्ष में कई देशों ने अपने दूतावासों के जरिए अपना समर्थन भी दर्ज कराया। अगर इस मामले को गहराई से समझा जाए तो तुर्की का यह बयान उसके अपने क्षेत्रीय और राजनीतिक हितों से जुड़ा हुआ था। तुर्की लंबे समय से इस्लामिक दुनिया में अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती ताकत और खासकर पश्चिम एशिया में उसकी मजबूत होती पकड़ तुर्की के लिए असहजता और चिंता का कारण बन रही है। खासतौर पर जब सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, तब तुर्की को यह डर सताने लगता है कि कहीं इस क्षेत्र में उसका प्रभाव कम न हो जाए। यही कारण है कि उसने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन शायद तुर्की यह भूल गया था कि आज का भारत सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। आज का भारत कूटनीति, आंकड़ों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के दम पर जवाब देना जानता है। जयशंकर साहब ने तुर्की के अपने आंतरिक मुद्दों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि जो देश खुलेआम आतंकवादियों को समर्थन देता है वह दूसरे देशों को सलाह देने के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। बलात्कार और ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं आम हैं। और अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो पहले अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। यह जवाब सुनकर पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। जयशंकर साहब के जवाब का असर सिर्फ यूएन हॉल तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, थिंक टैंक्स और दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों तक पहुंच गई। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कई रणनीतिक एक्सपर्ट्स ने खुलकर कहा कि भारत को अब नजरअंदाज करना असंभव हो चुका है। वहीं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों ने भी स्वीकार किया कि अगर वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की आवाज को संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक जगह देनी है तो भारत की स्थायी सदस्यता अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को पहले से ही G4 देशों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील का मजबूत समर्थन हासिल है। ये चारों देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसीलिए जब जयशंकर साहब ने यूएन के मंच से तुर्की को करारा जवाब दिया तो यह सिर्फ भारत की आवाज नहीं थी, यह उस पूरे समूह की आवाज बन गई जो दशकों से परमानेंट सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। इस पूरी घटना ने भारत की जनता को भी गर्व से भर दिया। सोशल मीडिया पर जयशंकर साहब के भाषण के वीडियो वायरल होने लगे। अखबारों ने इसे भारत का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताया। विशेषज्ञों ने साफ साफ कह दिया कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि एक निर्णायक और महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बन चुका है। दरअसल यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता का भी है।